Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen and today we are going to study a very interesting topic of nuclear physics and that is nuclear transmutation. Nuclear transmutation का मतलब होता है कि जब आपका पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन कहते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन में कि ये यूरेनियम का पेरेंट न्यूक्लियस है और जिसमें 92 जो है ये पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है विद इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एंड ये जो ग्रीन कलर का बॉल नजर आ रहा है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है विद इन द यूरेनियम न्यूक्लियस 146 न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर। तो इस तरह से आप यूरेनियम को लिखते हैं। 92 इज द एटॉमिक नंबर, आपको पता है जो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है न्यूक्लियस का। तो हम यूरेनियम का 92 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर इन दोनों को सम अप करके आता है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है अगर आप दोनों को सम अप करें तो ये जो है ये उसका टोटल मैस नंबर ऑफ द यूरेनियम है विच इज़ 238। तो यहाँ से यूरेनियम का पेरेंट न्यूक्लियस ये देखिए आगे कन्वर्ट हो रहा है डॉटर न्यूक्लियस थोरियम में, यानी थोरियम उसका डॉटर न्यूक्लियस है प्लस उसके साथ जो अल्फा पार्टिकल है जो कि आपकी रेडियो एक्टिव डिके के नतीजे में जो है वो सामने आ रहा है। यानी आपने तब पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव डिके ये होता है अल्फा डिके हो रहा है। बेसिकली ये प्रोसेस आपके अल्फा डिके को शो कर है कि जब आपका रेडियो एक्टिव का प्रोसेस होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है तो क्या होता है कि वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियस में तो कन्वर्ट हो रहा है, साथ वो कोई ना कोई अल्फा बीटा या गैमा रेडिएशन जो आपकी रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में आती हैं वो रेडिएशन भी इमिट करता है। अब यूरेनियम से थोरियम में जब पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है ये न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन हो रही है कि यूरेनियम से एक नया न्यूक्लियस बन गया। ट्रांसमुटेशन का मतलब है कि वो कन्वर्ट हो गया नए न्यूक्लियस में विच इज थोरियम और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 90 है और उसके मैस नंबर यानी एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आई और मैस नंबर में जो है उसकी वो 4 की कमी आई। इसका मतलब है कि उसके साथ यूरेनियम से थोरियम न्यूक्लियस तभी बनेगा जब उसके साथ अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियस को शो करता है और हीलियम जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं यानी 2He4 ये हीलियम है आपका। तो अल्फा से यानी अल्फा डिके के नतीजे में ये अल्फा डिके दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्फा डिके। अल्फा डिके का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें अल्फा इमिट हो रहा है उसको अल्फा डिके कहते हैं। अब यूरेनियम से थोरियम में जब कन्वर्जन हो रही है पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियस की तो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्फा डिके। इस प्रोसेस को हम अल्फा डिके कहेंगे। दिस अल्फा डिके अकर्स व्हेन एन अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियस इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल एंड इन द प्रोसेस इट इज कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट या फिर हम कह सकते हैं कि डॉटर न्यूक्लियस में वो कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हो अल्फा डिके उस प्रोसेस का नाम है जिसमें अल्फा इमिट हो रहा है और उस अल्फा इमिट होने के नतीजे में आपका पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो डॉटर न्यू न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया है। पेरेंट यूरेनियम था, डॉटर जो है वो थोरियम हो गया। अल्फा डिके साथ ही में हुई है इस अल्फा डिके के नतीजे में क्योंकि अल्फा पार्टिकल साथ ही में हुआ। ठीक है, तो ये उन्होंने आपको बताया। सो रेडियो एक्टिविटी इज प्योरली अ न्यूक्लियर फिनोमिनन। रेडियो एक्टिविटी प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिनन है यानी न्यूक्लियस से इसका ताल्लुक है और किसी चीज़ से नहीं, एटम से इसका बिल्कुल कोई वो ताल्लुक नहीं है। रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता ही न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियस से होता है। सो दिस इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। किसी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन से ये इफेक्ट नहीं होता। व्हेन एवर एनी पार्टिकल ऑफ द रेडिएशन इज इमिटेड आउट ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इट इज ऑलवेज अकम्पेनिड बाय सम चेंजेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट। जब भी ये तो हमने अल्फा डिके की बात की ना, अल्फा डिके के अलावा अगर बीटा डिके भी होती है या गैमा डिके होती है, क्योंकि 3 तरह की रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आपने कल पढ़ी थी ना कि रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में या अल्फा इमिट होगी या बीटा इमिट होगी या गैमा इमिट होगी। तो अल्फा डिके के नतीजे में हमने देखा कि अल्फा इमिट होती है और उससे पेरेंट से न्यू डॉटर न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब बीटा डिके होगी या गैमा डिके कोई भी रेडिएशन इमिट होगी जब भी न्यूक्लियस से, तो कोई ना कोई चेंजेस जो हैं न्यूक्लियस के अंदर ज़रूर आएंगी। ठीक है, देयरफॉर दिस एलिमेंट चेंजेस इनटू अ न्यू एलिमेंट और वो जब उसमें चेंजेस आ जाएंगी तो वो एक नया एलिमेंट बन जाएगा। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। इस फिनोमिनन को हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव डिके जो है ये आपकी अल्फा डिके भी हो सकती है, जैसे कि हमने ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में देखा कि ये अल्फा डिके हो रहा है जिससे यूरेनियम से थोरियम बन रहा है और साथ अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव डिके जो है वो बीटा डिके भी हो सकती है और गैमा डिके भी हो सकती है। द एलिमेंट फॉर्म ड्यूरिंग दिस चेंज इज कॉल्ड डॉटर एलिमेंट। वो एलिमेंट जो इस नतीजे में बनता है उसको हम डॉटर एलिमेंट कहते हैं। द ओरिजिनल एलिमेंट इज कॉल्ड द पेरेंट एलिमेंट और जो असल एलिमेंट शुरू में मौजूद होता है उसको हम, यानी इस केस में यूरेनियम जो है वो आपका पेरेंट एलिमेंट है और थोरियम जो है वो आपका डॉटर एलिमेंट है।
So during the nuclear changes, the laws of conservation of mass, energy, momentum and charge remain applicable. ये हमेशा कंजर्व रहेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये तमाम चीज़ों के जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, जब भी चेंजेस होगी, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन होगी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी मैस भी दोनों तरफ कंजर्व रहेगा रिएक्शन के एक तरफ और दूसरी तरफ. इसी तरह एनर्जी भी कंजर्व रहेगी रिएक्शन के एक तरफ दूसरी तरफ. इसी तरह मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा रिएक्शन के एक तरफ और बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन. और इसी तरह चार्ज यानी उनका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर, आपने इक्वेशन को बैलेंस करना होता है. आपकी इक्वेशन बैलेंस, उनका एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर सारे जो है वो कंजर्व रहेंगे, यानी उन पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो चेंज नहीं हो सकते. उनका एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा और उनका मैस नंबर भी जो है वो इक्वेशन के दोनों साइड्स पर सेम रहेगा. ठीक है, जैसे हम कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ये उसी तरह से इसकी इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी. सो वी नो दैट देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द रेडिएशंस, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना में इमिट होती हैं. आप आर्टिफिशियल भी करा सकते हैं, उससे भी यही रेडिएशंस इमिट होंगी. अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस आर इमिटेड बाय नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली इमिट होती रहेंगी. वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे हमने पढ़ा था जिनके एटॉमिक नंबर 82 से बड़े होते हैं, उनसे नेचुरली जो है अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस इमिट होती है. न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन होती रहती है. ठीक है, कभी अल्फा डिके होगी, कभी किसी से बीटा डिके हो रही है, किसी से गामा डिके होगी. So when alpha particle is emitted out of any nucleus, then due to the law of conservation of matter, the mass number of the nucleus decreases by 4. जैसे आपने देखा कि इसके mass number में 4 की कमी आई थी, जिसको हमने बैलेंस किया था जब अल्फा डिके हुई है. और and due to the law of conservation of charge, the charge number of the nucleus decreases by the magnitude of 2. और आपने देखा उसके चार्ज में 2 की कमी आई. यूरेनियम 92 का था, थोरियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 है. So the charge number जो है वो decreases by 2, mass number decreases by 4 and the charge number decreases by 2. It is due to the fact that the mass number and the charge number of the emitted particles alpha is 4 and 2 respectively. आपने ये इसलिए हुआ कि इसके साथ चूंकि अल्फा डिके हो रहा है, तो अल्फा पार्टिकल जब इमिट होगा तो चार्ज ये इसके साथ 2, आपको पता है एटॉमिक नंबर ऑफ द हीलियम जो है, अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली द हीलियम न्यूक्लियस ना, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है और हीलियम का जो मास नंबर है वो 4 है. इसलिए जो आप डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, ये आपने चूंकि इक्वेशन बैलेंस करनी है ना, तो जब आप इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 था, तो इसलिए ऐसा डॉटर न्यूक्लियस इसके साथ आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 90 होगा. तभी आप 90 + 2 जब हीलियम का करेंगे तो फिर वो 92 इक्वेशन बैलेंस करेगा ना. चार्ज आपका कंजर्व रहेगा दोनों तरफ. इसी तरह आपका मैस नंबर जो है वो आपका 238 है अगर यूरेनियम का, तो आपका थोरियम का मैस नंबर 234 होगा, तो वो हीलियम का +4 ऐड करके 238, यानी आपका मैस कंजर्व रहता के दोनों तरफ. तो इस तरह से आप इसको इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. द इमिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. आप किसी भी पार्टिकल के, किसी भी न्यूक्लियस के लिए जब आप अल्फा पार्टिकल की डिके होगी उससे, तो आप उसकी ये जर्नल जो है ना, ये उसकी इक्वेशन है जिससे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वेयर एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द पेरेंट न्यूक्लियस, एक्स जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस को शो कर रहा है, एंड वाई इज रिप्रेजेंटिंग द डॉटर एलिमेंट या डॉटर न्यूक्लियस को शो कर रहा है. तो एक्स जो है उसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है. तो जब डॉटर न्यूक्लियस आपका बनेगा Y, तो उसके एटॉमिक नंबर Z-2, यानी उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, और मास नंबर A जो है उसमें 4 की कमी, यानी A-4 हो जाएगा. तब उसके साथ अल्फा पार्टिकल जब इमिट होगा, सो दिस विल रिप्रेजेंट, दिस इज द अल्फा पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस को शो करता है, और इसको हम कहेंगे दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्फा डिके. तो ये जो प्रोसेस है, इसको, इस रिएक्शन को फिर हम अल्फा डिके का नाम देंगे. ठीक है. सो टू एक्सप्लेन द इमिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ रेडियम. हमने यहाँ पे यूरेनियम और थोरियम की एग्जांपल ली, आप यहाँ से रेडियम की एग्जांपल भी ले सकते हैं. और आप देख सकते हैं कि रेडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 88 है और उसका मास नंबर जो है वो 226 है. तो जब इसमें से अल्फा डिके होगी, जब अल्फा डिके का प्रोसेस रेडियम से होगा, तो रेडियम में आप देखेंगे कि उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, यानी 88 से एटॉमिक नंबर 86 होना चाहिए, और जो उसका मास नंबर है उसमें 4 की कमी आनी चाहिए, यानी ये 226 से 222 हो जाएगा. तब आपका ये अल्फा डिके होगा. ये जो आपका हीलियम न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल, ये इमिट होगा. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल. पहली एग्जाम्पल फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आपने देखी अल्फा डिके की यूरेनियम के लिए, यूरेनियम से थोरियम बना, साथ अल्फा डिके हुई, यानी अल्फा पार्टिकल इमिट हुई. इसी तरह जब रेडियम से रेडॉन बनेगा,
तो उसके नतीजे में भी आपका अल्फा पार्टिकल, अल्फा इमिशन होगी, अल्फा पार्टिकल की इमिशन होगी, यानी अल्फा डिके होगा. सो इट मे बी रिमेंबर्ड दैट सम ऑफ द मास नंबर्स एंड द चार्ज नंबर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल. आपने ये याद रखना है कि इसकी इक्वेशन को बैलेंस रहना चाहिए दोनों तरफ. पेरेंट और डॉटर की जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है उन्हें सेम होना चाहिए, बिकॉज हमने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मास जो है वो दोनों एप्लीकेबल हैं इस इक्वेशंस के लिए. अब आ जाएंगे बीटा पार्टिकल, बीटा इमिशन के ऊपर, यानी बीटा डिके. यहाँ से अब हम बीटा डिके के बारे में पढ़ेंगे. पहले हमने सारा कुछ अल्फा डिके के बारे में पढ़ा, क्योंकि 3 तरह के डिकेस, 3 पार्टिकल्स इमिट होते हैं ना, आपको पता है रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में अल्फा, बीटा एंड गैमा. तो जब 3 तरह के पार्टिकल्स इमिट होते हैं तो 3 तरह की डिकेस होंगी ना. अल्फा पार्टिकल जब इमिट होगा तो उसे अल्फा डिके कहेंगे, जब बीटा पार्टिकल इमिट होगा तो उसे बीटा डिके कहेंगे, जब गैमा पार्टिकल न्यूक्लियस से इमिट होगा तो उसे गैमा डिके कहेंगे. अब व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज इमिटेड आउट ऑफ एनी न्यूक्लियस, जब बीटा निकलेगा किसी भी न्यूक्लियस से, देन इट्स मास नंबर डज नॉट अंडरगो एनी चेंज. तो क्योंकि बीटा पार्टिकल जो है वो बराबर, मैंने कल भी आपको बताया था, -1 उसका चार्ज बीटा का -1 होता है लाइक इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसका मास नंबर ए जो है वो 0 होता है. एटॉमिक नंबर -1 और मास नंबर जो है वो 0 होता है बीटा पार्टिकल का. तो जब बीटा का ही से इमिट होगा तो उसके मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसका तो कोई मास होता ही नहीं है. बट इट्स चार्ज नंबर इंक्रीजेज बाय 1. चूंकि इसके चार्ज में नीचे -1 है तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए उसका चार्ज नंबर 1 बढ़ जाएगा. और आपको पता है जब चार्ज नंबर 1 बढ़ जाएगा तो वो पीरियोडिक टेबल में एक स्टेप आगे चला जाएगा. जब आपने अल्फा डिके किया तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से अरेंज किए गए ना एलिमेंट्स को. तो आप जब एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज कर देखते हैं एलिमेंट्स को, तो अल्फा डिके के नतीजे में आपका, चूंकि आपके एटॉमिक नंबर 2 पीछे आता है, उसमें से -2 होता है, तो आपका जो एलिमेंट है वो 2 स्टेप्स बैक आ जाएगा इन द पीरियोडिक टेबल. और जबकि बीटा डिके के नतीजे में जब आप -1 को बैलेंस करेंगे, ये देखेंगे जर्नल इक्वेशन है ना आपकी, x जो है वो आपका पेरेंट एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है. तो जब इसमें से ये -1E0 ये इमिट होगा तो इक्वेशन को जब आप बैलेंस करेंगे, आप देखें तो इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी. इक्वेशन बैलेंस तब होगी जब ये Z+1 होगा, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस कर सकता है ना. यानी अगर राइट हैंड साइड पे आप y के नीचे Z+1 करेंगे और ये -1 के साथ, फिर ये इक्वेशन बैलेंस होगी चार्ज नंबर के लिहाज से. इसी तरह जो इसका मास नंबर है वो तो सेम रहेगा डॉटर एलिमेंट का. तो ये बीटा डिके को शो कर रहा है, ये जनरल एक्सप्रेशन है फॉर द बीटा डिके. तो बीटा डिके के नतीजे में जैसे मैंने कहा कि चूंकि आपके एटॉमिक नंबर में 1+ होगा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, तो 1+ होने का मतलब है डॉटर एलिमेंट में कि आपका एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एक स्टेप आगे चला जाएगा. ठीक है. अल्फा डिके के नतीजे में चूंकि वो -2 हुआ था, Z-2, आप ये देखें पीछे, ये जब हमने देखा था तो इसके नतीजे में क्या हुआ था, आपका एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 2 स्टेप्स बैक आ गया था, पीछे आ गया था. जबकि बीटा डिके के नतीजे में आपका जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में 1 स्टेप फॉरवर्ड चला जाएगा. ठीक है. अब आप ये देख सकते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन में कि ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है. पेरेंट न्यूक्लियस ये जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ, दिस इज अल्फा डिके. फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो है ये अल्फा डिके का बताया हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि ये रेडियम है. रेडियम जो है पेरेंट न्यूक्लियस अगर रेडियम है तो उसका एटॉमिक नंबर 88 और मास नंबर जो है वो 226 है. और इस रेडियम से आपका मेन जो पहला एलिमेंट है डॉटर एलिमेंट वो बनेगा आपका रेडॉन 86-222. और उस किसके नतीजे में, अल्फा डिके के नतीजे में, क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल साथ ही में हुआ है विच इज 2He4 विच इज हीलियम न्यूक्लियस. ठीक है. तो यहाँ से आप द इमिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द रेडियम 226, उसके एटॉमिक नंबर को जो उसके मास नंबर को देख के कह रहे हैं ना वो आपको कि रेडियम 226 से जब इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल होगी तो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडॉन 222 गैस. तो ये 222 उसका मास नंबर है रेडॉन का, इसके नतीजे में ये रेडॉन बनेगा. ठीक है. तो रेडियम से रेडॉन अल्फा डिके के नतीजे में बना है. इसी तरह ये एग्जांपल है अब आपकी बीटा डिके की. बीटा डिके में वो क्या दिखा रहे हैं आपको कि आपके पास जो पेरेंट एलिमेंट है वो कौन है, आपका पोलोनियम. और पोलोनियम से जब आपका बीटा पार्टिकल, बीटा डिके होती है, दिस इज बीटा डिके, इसको आप इधर मेंशन कर सकते हैं, ये पूरा बीटा डिके का बता रहे हैं. सो बीटा डिके में आप देख रहे हैं कि जब आपका पोलोनियम से जो बीटा पार्टिकल इमिट होता है -1E0, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पीरियोडिक टेबल में 1 स्टेप आगे चला जाएगा. तो पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84 और मास नंबर 218 है. तो जब इससे पोलोनियम से ये क्या बनेगा आपका एस्टेटाइन. ठीक है. एस्टेटाइन बनेगा पोलोनियम से
एस्टेटाइन बनेगा। एस्टेटाइन जो है उसका आप देख सकते हैं ये 84 था तो उसका एटॉमिक नंबर 85 हो गया। मास नंबर विल रिमेन द सेम, मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि आप अगर इक्वेशन को बैलेंस करें यहाँ पे, आप इसे इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। अगर आप इसको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा कि पोलोनियम है, पोलोनियम क्या है आपका 84 और 218, मास नंबर 84 इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब इस पोलोनियम से जब ये कन्वर्ट होगा किस में, हमने कहा है कि एस्टेटाइन में होगा, तो एस्टेटाइन जो है वो डॉटर न्यूक्लियस होगा और उसका जो आपका मास नंबर शुड रिमेन द सेम। जैसे कि हमने कहा था कि मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता इन द रिजल्ट ऑफ बीटा डिके, यानी -1 E0 जब इसमें से निकलेगा। तो चूंकि इक्वेशन हमने बैलेंस करनी है, सो मास नंबर वुड रिमेन द सेम ऑफ द एस्टेटाइन, जबकि जो उसका एटॉमिक नंबर है उसमें -1 को जब हम बैलेंस करेंगे, आप देखें तो ये क्या होना चाहिए ताकि ये 84 ही रहे, दिस शुड बी 85 बिकॉज 85 -1 शुड बी 84। तो इस तरह से आप इक्वेशन बैलेंस करेंगे, मास नंबर वही रहेगा क्योंकि 218 + 0 इज 218 एंड 85 -1 इज 84। सो इस तरह से आपने उसके चार्ज नंबर और मास नंबर को बैलेंस करना है। तो ये इमिशन ऑफ दिस इज बीटा डिके। बीटा डिके की हमने एग्जांपल देख ली है, क्या है कि इसकी एग्जांपल में हमने कहा कि इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल जो है पोलोनियम से एस्टेटाइन में जब उसकी कन्वर्जन हो रही है, तो पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस में उसकी जो ट्रांसम्यूटेशन हो रही है, तो उससे बीटा डिके के नतीजे में हो रही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी बता सकते हैं, डू यू नो में भी इन्होंने एक बताया कि थोरियम जो है हमने देखा था पीछे कि यूरेनियम से थोरियम बना था अल्फा डिके के नतीजे में। ठीक है, अब बीटा डिके अगर हम देखें कि थोरियम से अगर आपकी बीटा डिके हो, सो दिस इज फॉर बीटा डिके ऑल्सो, कि थोरियम से अगर बीटा डिके हो रहे -1 E0 जो है वो बीटा पार्टिकल इमिट होगा इसमें, तो जो कि आपका इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल को हम न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, बिकॉज इट्स चार्ज नंबर इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, उसके चार्ज नंबर की वजह से कहते हैं। तो ये जो आपका -1, ये कोई और इलेक्ट्रॉन आप ना समझ लेना इसको, ये वो इलेक्ट्रॉन है, हम इसको बीटा पार्टिकल को ही न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है वो जो बाहर रिवॉल्व करता है। तो ये अगर आप बीटा पार्टिकल इसमें से इमिट होगा तो थोरियम से क्या बनेगा, अब आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। थोरियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर 234 है। तो जब आप इसका करेंगे सो ये एक स्टेप पीछे आ जाएगा पीरियोडिक टेबल में, और ये थोरियम से क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेनियम, जो डॉटर न्यूक्लियस है प्रोटेक्टेनियम बन जाएगा, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 90 से अब 91 हो जाएगा। आप इक्वेशन बैलेंस करने के नतीजे में देख सकते हैं, बिकॉज 91 -1 शुड बी 90। ठीक है, और मास नंबर वही रहेगा 234। तो ये बीटा डिके में आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। साथ आप एक तो ये वाली एग्जाम्पल आपने दी, अच्छा आपने 2 एग्जाम्पल्स अल्फा डिके की पढ़ी हैं, 2 ही एग्जाम्पल्स आपने बीटा डिके की जो एग्जाम्पल्स हैं वो पढ़ी हैं। 2 एग्जाम्पल्स आपने अल्फा डिके की कौन सी पढ़ी है, एक तो शुरू में आपने देखा कि जब यूरेनियम से कन्वर्जन हो रही थी थोरियम में, सो दिस इज अल्फा डिके। ठीक है, ये अल्फा, और दूसरी एग्जाम्पल आपने अल्फा डिके की पढ़ी है जब आपकी रेडियम से रेडॉन में कन्वर्जन हो रही है, यानी ट्रांसम्यूटेशन, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन हो रही है रेडियम से रेडॉन में। तो यूरेनियम से थोरियम में और रेडियम से रेडॉन में, ये दोनों आपने अल्फा डिके की एग्जांपल्स पढ़ी हैं। इसी तरह बीटा डिके की जो आपने 2 एग्जांपल्स देखी हैं, एक पहले आपने देखी है पोलोनियम से जो कन्वर्जन हुई है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन हुई है एस्टेटाइन में, और दूसरी एग्जाम्पल ये है आपकी जो बीटा डिके की कि थोरियम जो आपका बना था इन द रिजल्ट ऑफ अल्फा डिके, उस थोरियम को आप मजीद आगे प्रोटेक्टेनियम में कन्वर्ट, डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट करा सकते हैं, उसकी ट्रांसम्यूटेशन करा सकते हैं बाय बीटा डिके। तो वो बीटा डिके के नतीजे में ये वाली आपकी थोरियम से, और ये आप नहीं कराएंगे, ये नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ना, तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं खुद ब खुद ये आगे से आगे कन्वर्ट होते जाएंगे। उनकी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे यानी आपका अल्फा डिके खुद ब खुद अल्फा डिके होगा, अल्फा डिके के नतीजे में यूरेनियम से थोरियम बना, और खुद ब खुद थोरियम से प्रोटेक्टेनियम बन जाएगा बीटा डिके के नतीजे में। इसी तरह रेडियम से रेडॉन भी अल्फा डिके के नतीजे में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह आपका पोलोनियम से एस्टेटाइन जो है वो भी ऑटोमेटिकली बीटा डिके के नतीजे में जो है वो जनरेट हो जाएगा, यानी वो ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे ये तमाम डॉटर न्यूक्लियाई फ्रॉम द पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस है सारा। So negative beta particle is an electron and its emission from the nucleus becomes an
इनकम्प्रिहेंसिबल एनिग्मा एज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं होता। तो ये ऐसी चीज़ है जो आप मतलब आपके लिए एक्सप्लेन करना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो आपका वो जो न्यूक्लियस के बाहर उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मानना कि आपके न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, ये बीटा पार्टिकल, उसी को आप इलेक्ट्रॉन कह रहे। ठीक है, जो कि विद इन द न्यूक्लियस हम कहते हैं, ये बीटा पार्टिकल वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसी को हम इलेक्ट्रॉन का नाम दे रहे हैं, वो वाला इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। हाउएवर द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस कैन बी थॉट ऑफ एज अ न्यूट्रॉन एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकमिंग अ प्रोटॉन। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं अगरचा कि जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से वो उसी तरह है जैसे न्यूट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करे और प्रोटॉन एंड बिकमिंग अ प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन बन जाए। यानी ये वो चीज़ें हैं जो आप सोच नहीं सकते या जिनको कहना इतना आसान नहीं है हमारे लिए। ऑल्दो द मॉडर्न एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट दैट सिंपल, और ये इतनी इसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल नहीं है। ठीक है, कि हम कहें कि न्यूट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करे और वो एक प्रोटॉन बन जाए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया कि ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन आपको पता है 0 and 1, यानी 0 जो है चार्ज, उस पर कोई चार्ज ना, न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल, तो उसका जो चार्ज नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो 0 होता है, और जो उसका मास नंबर है वो 1 होता है। तो ये अब आप न्यूट्रॉन से अगर हम कहें कि -1 E0 यानी बीटा डिके करा लें, ये बीटा डिके है, बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है ना, तो जब इसके नतीजे में बीटा पार्टिकल अगर हम इमिट इसमें से करा लें -1 E0, तो अगर इक्वेशन को बैलेंस करें तो ये हो जाएगा 1H1। 1H1 जो है वो किसको शो करता है? प्रोटॉन को। तो जैसे हमारे लिए ये रिएक्शन एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है कि हम कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन जो कि खुद एक न्यूट्रल पार्टिकल है वो बीटा पार्टिकल को इमिट करके और खुद प्रोटॉन बन जाए। तो ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं ये ज़रा हमारे लिए बताना, इनको ये कोई इतनी सिंपल एक्सप्लेनेशंस नहीं है जो हमारे लिए आसान हो आपको बताना। ठीक है, और मानना आसान हो, हम इसको मान भी नहीं सकते। जैसे हम ये भी नहीं मान सक रहे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बीटा पार्टिकल कह रहे हैं जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। दिस मीन्स दैट द बीटा पार्टिकल इज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द एमिशन, यानी एमिशन के टाइम पे बीटा पार्टिकल जो है वो बनता है, एंड दैट इज वाई, यानी ये हमेशा बीटा पार्टिकल उसी टाइम पे बनेगा जिस टाइम पे एमिशन होगी। So that is why at the time of emission of the beta particle, the charge number of the nucleus is increases by 1, but no change in its mass number takes place as the mass of the electron is exceedingly small as compared to the mass of the proton or neutron. ठीक है, यानी इसका मतलब हमने ये नतीजा अखज़ किया कि बीटा पार्टिकल उसी टाइम पे सिर्फ बनता है जिस टाइम पे वो निकलने लगता है, एमिट होने लगता है फ्रॉम एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और वो टाइम ऑफ एमिशन जो है उस टाइम ऑफ एमिशन पे उसका चार्ज नंबर जो है वो न्यूक्लियस का वो इंक्रीज करा देता है, एक आगे ले जाता है। ये देखें चार्ज नंबर इंक्रीज हो गया ना, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था न्यूट्रॉन के ऊपर, तो जब बीटा पार्टिकल इमिट हुआ तो उस पर 1 चार्ज आ गया, एटॉमिक नंबर 1 हो गया, और मैस नंबर जो उसका पहले 1 था मैस नंबर सेम रहेगा, बाद में भी 1 ही रहा। ठीक है, यही आपके हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप प्रोटियम भी कहलाता है, इसी को प्रोटॉन भी कहते हैं। सो इसलिए टाइम ऑफ एमिशन पे बीटा पार्टिकल द चार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाएगा, बट नो चेंज, उसके मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द मोमेंट ऑफ इट्स एमिशन इज गिवन बिलो। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि कैसे बीटा पार्टिकल जब इमिट हुआ है तो न्यूट्रॉन से हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है और साथ एक बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट थोरियम को हम ये जो हमने अभी देखा था इधर साइड पे कि थोरियम से प्रोटेक्टेनियम भी बन सकता है, ये मैंने आपको कहा इसकी सेकंड एग्जांपल है कि थोरियम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोटेक्टेनियम आफ्टर द एमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल को इमिट करके थोरियम से प्रोटेक्टेनियम बन जाता है। इस इक्वेशन से आप उसको शो कर सकते हैं, ये इसी की इक्वेशन लिखी हुई है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, सो व्हेन अ गैमा रेडिएशन, अब आगे हम गैमा डिके, हमने 2 एग्जांपल्स अल्फा डिके की भी पढ़ ली, 2 बीटा डिके की भी पढ़ ली, और दोनों को हमने देख लिया कि अल्फा डिके के नतीजे में आपका एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में 2 स्टेप्स बैक चला जाता है, जबकि बीटा डिके के नतीजे में आपका जो डॉटर एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में 1 स्टेप फॉरवर्ड आ जाता है। अब देखते हैं गैमा डिके में क्या होता है। अब ये गैमा डिके का यहाँ से हम पढ़ेंगे, यहाँ से। So gamma decay, when a gamma radiation issues out of the nucleus, then neither the charge number nor the mass number A of the nucleus undergoes any change। ना ही चार्ज नंबर में कोई चेंज, क्योंकि आपको पता है गैमा पार्टिकल न्यूट्रल भी है, यानी ना ही उस पर कोई चार्ज है और ना ही उसका कोई मैस है। तो जब ना उसका कोई चार्ज है ना कोई मैस है तो वो कोई चेंज भी पेरेंट से डॉटर में नहीं लेकर आएगा।
इसकी ट्रांसम्यूटेशन के नतीजे में जो पेरेंट एलिमेंट होगा वही डॉटर बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना एटॉमिक नंबर में ना उसके मास नंबर में। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द गैमा रेडिएशन इज सिंपली अ फोटोन, क्योंकि गैमा रेडिएशन बेसिकली एक फोटोन है दैट हैज़ नाइदर एनी चार्ज नॉर एनी मास, ना उस पर कोई चार्ज होता है ना मास होता है। इट्स इमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज़ सम रिजेंबलेंस विद द इमिशन ऑफ द फोटोन ऑफ लाइट फ्रॉम एन एटम। ये उसी तरह जैसे लाइट का फोटोन अगर इमिट हो जाए किसी एटम से तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब गैमा रे चूंकि एक फोटोन है, उसका ना कोई चार्ज है ना कोई मास है, तो वो जब इमिट होगा तो आपके पेरेंट से डॉटर की जब ट्रांसम्यूटेशन में वही पेरेंट और वही डॉटर होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ना ही पीरियोडिक टेबल में 1 स्टेप बैक होंगे, ना फॉरवर्ड होंगे, ना वो 2 स्टेप्स बैक जाएगा। ठीक है, सो वी नो जहाँ होंगे जिस स्टेज पे उसी स्टेज में पीरियोडिक टेबल पे रहेंगे। सो वी नो दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम अब्सॉर्ब्स एनर्जी इट जम्प्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू अ हाई एनर्जी स्टेट एंड द एटम बिकम्स एक्साइटेड। तो फिर इस गैमा डिके का क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि जब एक आपको पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम का वो कोई एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, हमने अभी प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था जब हमने एक्सरे के बारे में पढ़ा था, और कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन या वो जो एटम है एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में या ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है इन द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब वो अब्जॉर्प्शन करता है और एक्साइटेड हो जाता है, उसकी उस स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एक्साइटेड एटम रिटर्न्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट, और उस एक्साइटेड एटम का इलेक्ट्रॉन जब वापस अब डी एक्साइट होकर अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, देन इट इमिट्स द अब्जॉर्ब्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो फिर वो वही एनर्जी जो अब्जॉर्ब करके ऊपर गया होता है वो एनर्जी वो इमिट कर देता है। ठीक है, ये आपने एक्सरे स्पेक्ट्रम में देखा था, वो जो उसका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, या जब आपने उसकी जब कंटिन्यूस का पढ़ा था तो हमने उसमें ये सारी बातें की थी। तो कि जितनी एनर्जी पहले वो अब्जॉर्ब करता है, इसी तरह आपने लेजर एक्शन में भी ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है जब आप उसके ऊपर कोई एनर्जी फॉल कराते हैं वो पहले एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होकर वो जब डी एक्साइट होता है तो उसके नतीजे में जो उसने पहले अब्जॉर्ब की होती है एनर्जी जिसकी वजह से वो एक्साइट होता है, अब वो इमिट करता है उसी एनर्जी को और डी एक्साइट हो जाता है। ठीक है, डी एक्साइटेशन के नतीजे में उस एनर्जी को इमिट कर देता है। इन मच द सेम वे द न्यूक्लियस इज समटाइम्स एक्साइटेड टू द हायर स्टेट। इसी तरह से जैसे वो एटम एक्साइट और डी एक्साइट होता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस भी कभी कभी एक्साइट हो जाता है हाई एनर्जी स्टेट पे, और फॉलिंग द अल्फा और बीटा पार्टिकल, इमिशन ऑफ द अल्फा या बीटा पार्टिकल को इमिट करके वो कभी कभी एक्साइट हो जाता है, यानी लोअर एनर्जी स्टेट से किसी हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। दिस एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल स्टेट, और इस तरह वो अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे आपने देखा था कि एटम जो है वो वाला जब वो लोअर एनर्जी स्टेट से हाई या ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जब वो एक्साइट होकर जाता था तो वो अनस्टेबल हो जाता है, वो स्टेट में ज़्यादा देर नहीं एग्जिस्ट कर सकता था, 10⁻⁸ सेकंड तक उस एक्साइटेड स्टेट में वो रह सकता था, उसके बाद उसने वापस आना होता था टूवर्ड इट्स ग्राउंड स्टेट या लो एनर्जी स्टेट। तो इसी तरह उन्होंने कहा सेम वही बात हम न्यूक्लियस के लिए भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस भी जब कभी कभी अल्फा या बीटा पार्टिकल की इमिशन कराता है और अल्फा बीटा डिके कराता है, तो वो जो है न्यूक्लियस आपका उसके नतीजे में वो अनस्टेबल हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। और वो जो एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस की है, जब वो अल्फा या बीटा इमिट करके वो किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसको हम उसकी अनस्टेबल स्टेट कहते हैं। इन कमिंग बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट गैमा रेडिएशन इज इमिटेड। तो होगा ये कि अब्जॉर्प्शन वो करके गया था, यानी अल्फा और बीटा डिके जब उसने की थी उसके नतीजे में वो एक्साइट हुआ था, और एक्साइट होने के बाद जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, यानी अनस्टेबल से वापस स्टेबल होने की तरफ आता है, तो फिर गैमा रेडिएशन को इमिट करता है। तो इस गैमा रेडिएशन की इमिशन को हम गैमा डिके कहते हैं। द emission of the gamma radiation from the nucleus is generally represented by the equation, और ये जो emission of gamma radiation है from the nucleus इसको हम gamma decay का नाम देते हैं। सो दिस इज नोन एज gamma decay, और इसकी जो इक्वेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें, ये आपका वही पेरेंट न्यूक्लियस है X जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है, स्टार ऊपर लगा हुआ है, स्टार का मतलब है ये एक्साइटेड स्टेट में। ये एक्साइटेड स्टेट में किसकी वजह से गया अभी हमने पीछे पढ़ा है, या ये अनस्टेबल हो गया। इसके न्यूक्लियस के एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब है कि ये अनस्टेबल हो गया। ये किसकी वजह से अनस्टेबल हुआ है, उन्होंने कहा है कि समटाइम्स बाय द इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल। जब वो अल्फा या बीटा पार्टिकल की इमिशन करता है, यानी अल्फा डिके और बीटा डिके कभी करता है, तो उसके नतीजे में आपका वो जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो एक्साइट हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, और फिर जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा, यानी एक्स जो है एक्स का एक्स ही रहा, अब आप देखें एक्स का वाई नहीं बना। ठीक है, तो पेरेंट जो था वही अब आपका डॉटर है, एक्स का एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर वही A है, और अब ये जब वापस डी एक्साइट हो गया तो प्लस गैमा रेडिएशन, दिस प्रोसेस रिप्रेजेंट्स द गैमा डिके। ये जो आपका रिएक्शन है ये अब आपकी गैमा डिके को शो कर रहा है। आप देख रहे हैं जो पेरेंट है वही डॉटर है,
पेरेंट बस एक्साइट हुआ था। एक्साइट किसकी वजह से हुआ था? अल्फा या बीटा डिके की वजह से। और जब वो डी एक्साइट होगा तो वो गैमा रेडिएशन या गैमा डिके करेगा। ठीक है, गैमा रेडिएशन को इमिट करेगा, या इसको हम गैमा डिके कहते हैं। सो हियर XZA जो स्टार के साथ है रिप्रेजेंट्स एन एक्साइटेड न्यूक्लियस, या आपके एक्साइटेड न्यूक्लियस को शो कर रहा है, वाइल XZA जो खाली लिखा हुआ है वो उसकी ग्राउंड स्टेट या स्टेबल न्यूक्लियस को शो करता है। याद रखें, एक्साइटेड न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है, और जो ग्राउंड स्टेट में जो न्यूक्लियस है वो उसके स्टेबल न्यूक्लियस को शो करेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स, हमने आज जितनी बातें की हैं, जितने पॉइंट्स पढ़े हैं, आपने उसे अच्छे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। गैमा डिके की एज सच कोई एग्जांपल नहीं है, यही एक रिएक्शन है, क्योंकि गैमा डिके कभी भी हो सकती है। जब भी कोई आपका पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो एक्साइट हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा अल्फा और बीटा पार्टिकल की इमिशन के बाद, साथ ही वो एक्साइट हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो बाद में साथ ही वो गैमा डिके करके या गैमा रेडिएशन को इमिट करके वो डी एक्साइट हो जाएगा। तो ये आपकी यानी उसका कोई ख़ास, वो तमाम जितने भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो तमाम समझ लें कि एक्साइट होने यानी अनस्टेबल होने के बाद जब वो स्टेबल होने की कोशिश करते तो गैमा डिके करते, इसलिए इसकी कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं है। अल्फा डिके की मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताई हैं, और बीटा डिके की 2 एग्जांपल्स जो हमने की हैं वो आपने लिखनी है इस क्वेश्चन में। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, और उसके बाद एंड पे जो गैमा डिके का ये रिएक्शन आप शो करके, और ये जो बातें हमने इधर मेन पॉइंट्स इसके पढ़े हैं ये सारे आपने इसके क्वेश्चन में जो है वो राइट डाउन करने हैं। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। आपने इसको हेडिंग्स के साथ अल्फा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके की फॉर्म में लिखना है। और सबसे पहले इसकी आप जर्नल हेडिंग देंगे जो इसकी न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की, और उसका फर्स्ट पैराग्राफ जो वो इसका इंट्रो पैराग्राफ है यानी इंट्रोडक्शन है। और उसके बाद आप 3 तरह की 3 टाइप्स ऑफ डिकेज आप इसमें बता सकते हैं। अल्फा डिके उसकी एग्जाम्पल्स, फिर बीटा डिके बताएंगे उसकी एग्जाम्पल्स, और फिर गैमा डिके और उनके जो जर्नल रिएक्शंस है वो भी आप इसमें लिखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स, हमने आज जितनी भी बातें की हैं आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी किसी पॉइंट की अगर आपको समझ ना आई हो, यहाँ कहीं मुश्किल हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.